यूएस ने आज वहां पे अटैक किया है ईरान में जहां पे भारत का स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। उसका क्या भारत पे असर होगा, क्या ट्रेड पे असर होगा, क्या ईरान वॉर अब डायरेक्टली भारत के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी आ गई है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने अपनी हिस्टोरिक मान रही है जीत पाई है पाकिस्तान के ऊपर। तीसरी तरफ भारत के गृह मंत्री बॉर्डर सिक्योर करने के लिए बार बार बंगाल क्यों जा रहे हैं और इस समय भी बंगाल में बैठे हुए हैं। ये तीनों चीजें जो हमारी राष्ट्र रक्षा से जुड़ी हुई हैं उनको एक एक करके डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मुझे खुशी है आज एक बार फिर जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। आपने यस दोबारा मुझे बुलाया अपने चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जब यूएस में वॉर सेक्रेटरी कहता है, एक तो इंटरेस्टिंगली वॉर सेक्रेटरी नाम कौन देता है आजकल, पर दिया इन्होंने नाम। उसके बाद फोटो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं छाबड़ पोर्ट को टावर को उड़ा दिया गया है, स्ट्राइक करी गई है ईरान के अंदर। तो सर अब ये डायरेक्टली यहाँ तो भारत के इंटरेस्ट अब अफेक्ट होने जा रहे हैं, क्यों किया गया है यहाँ पे और इसको भारत को किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, अमेरिका ने इस समय अपनी जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर कर दी है। वो वही काम करेगा जो उसके हित में है। अब वो अलाइज, पार्टनर और दुश्मन में कोई फर्क नहीं देख रहा है। कॉल्बी की अगर आप कल की स्टेटमेंट देखें तो कॉल्बी ने बड़े क्लियरली बोला है कि जो मिडिल पावर के देश हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठा हो करके वो अमेरिका के खिलाफ एक प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर ग्रुप बनेंगे, तो वो बोलता है कि ये तरह से एक्चुअली एक नाकामयाब कोशिश है। इसमें अलाइज को उसने वार्निंग भी दी है कि इसमें मत घुसिए, इसमें आपका नुकसान ही होगा, आप लोग अमेरिका के साथ ही रहिए, उसी में सभी का फायदा है। पार्टनर्स की जहाँ तक बात है, अब वो ये नहीं देखता है कि इसमें भारत का क्या हित है, वो यही देखता है कि भाई उसमें उसका क्या हित है। और एक और जो बात लोगों को समझ नहीं आ रही है अमेरिका की, वो ये है कि इसमें पर्सनल, नेशनल दोनों चीजें उन्होंने मिक्स कर दी है। यानी कि पर्सनल फायदा बीजेटी को जहां हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है, तो उसी चीजों को वो छेड़ रहा है। नहीं, इसमें कोई मतलब इनफैक्ट हंसने की बड़ी सीरियस बात है। पाकिस्तान में बिटकॉइन, रेयर अर्थ में कंपनी उसी की इन्वॉल्व, लड़के की और कुछ न दामाद की। यानी कि ईरान को क्यों रोक रहा है चाबहार को? क्योंकि भारत का जो एक नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर खोलने का जो इरादा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, वो खटाई में पड़ जाएगा इसकी वजह से। अगर ये चाबहार को एक वॉर जोन बना देता है, जो कि पॉसिबिलिटी लग रही है उसको, क्योंकि वो सिर्फ ईरान के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है जिससे कि ईरान जो है मजबूर हो जाए उनके टर्म्स पर पीस या ट्रूस करने के लिए, जो कि अब उसने सरे से निकाल दिया है। पहले तो उसने गलती करी, इतने सारे कंसेशन उसने ईरान को दिए जो कि ऐसा लग रहा था कि वो ईरान के हाथों बिक गया। तो ईरान ने क्या किया, उसको अपनी एक जीत बना दी कि भाई देखो, हमें रिप्रेपिएशन भी दे रहा है, अपना रिपेयर, रिकवरी और री इंस्टॉलेशन वगैरह दोबारा वो करने के लिए। न्यूक्लियर पे भी कोई ज़्यादा उसका स्टैंड नहीं क्लियर हुआ था। इसी तरह से हर चीज पर ईरान को ज़्यादा फायदा हो रहा था उस डील से, जो कि एमओयू जो था। तो कहीं ना कहीं ईरान ने अपने उसका फायदा उठाया। अब वो अगले दिन डोमेस्टिक प्रेशर पड़ा यूएस के ऊपर। उसने बोला भाई दिस डील इज, एज फार एज वी आर कंसर्न, दिस डील इज नो मोर एप्लीकेबल, ये स्क्रैप की जाती है। और अटैक कर दिया उसने। भले ही उसके और कोई कारण रहे हो, शिपिंग पे टारगेट किया ईरान ने। ईरान भी कोई कम वो नहीं है, वो भी छेड़ रहा है। अच्छा खासा 60 दिन का इन लोगों ने टाइम एक दूसरे को दिया। इसी से दुनिया को समझना चाहिए था कि इनका रियल इंटेंशन क्या है। और पाकिस्तान में इनका जो है लुमड़ी की तरह काम किया उसने। दोनों को टाइम दिया कि भाई हाँ, अपना रिकूप कर लो, उसके बाद फिर छेड़ते हैं, ताकि बाकी दुनिया अंडर प्रेशर आए। अब आप देखिए, अमेरिका ने बोला 20% मैं वो लूंगा, टॉल लूंगा अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाना है। उधर से ईरान बोल रहा है मैं भी 20% लूंगा। तो जो अपनी शिपिंग उधर से ले जाएगा उसको तो 40% देना पड़ जाएगा, अगर इनके
कहे अनुसार जाएगा। तो ये तो चोर चोर मौसेरे भाई वाला हिसाब किताब कर दिया इन्होंने। अब दूसरी बात, चबाहार पोर्ट को मारा है, क्यों मारा है? क्योंकि इंडिया का पूरा जो ट्रेड है इस समय सेंट्रल एशिया के साथ और रशिया के साथ, यही एक लाइफलाइन थी। अगर ये लाइफलाइन टूट जाती है, जो कि पहले से ही काफी दिनों से टूटी हुई है जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, लेकिन बाद में भी भारत ने इसमें तकरीबन 2-3 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सारा इन्वेस्टमेंट हमारा बेकार हो जाएगा। सबसे बड़ा धक्का तो हमें लगेगा इकोनॉमिकली, दूसरा धक्का लगेगा कि उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, तीसरा धक्का ये लगेगा कि ईरान ने बोला है कि क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट को डिले किया है, आप पेनल्टी दीजिए। देयर इज अ क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट्स that if you cannot deliver the project in a particular given time, you have to do एक liability सर फीस दे पड़ती है या वो तो एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ गॉड, आजकल तो एपिडेमिक भी हमने जोड़ना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, ये बिफोर द एक्ट ऑफ वॉर किया था। एक्ट ऑफ वॉर की बात तो अलग कहानी है, ये बिफोर द एक्ट ऑफ, बिफोर February 22 की बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी, कब हुआ था? 28 फरवरी को, उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पुराना हिसाब किताब चला आ रहा है और भारत भी थोड़ा एप्रीहेंसिव था अपने उसमें। सबसे बड़ी जरूरी बात है, अफगानिस्तान से हमारा जो रास्ता होता था एक्चुअली सामान का या लोगों के जाने का, गुड्स का, टैरिफ का, ट्रेड का, वो सारा खतरे में पड़ेगा, क्योंकि भारत ने उसके बाद रेलवे लाइन भी बनाई थी अफगानिस्तान के लिए, बना रहा था। सो हमारी तो पूरी की पूरी सेंट्रल एशिया की पॉलिसी ठप हो गई, तो बहुत बड़ा हमारे लिए धक्का है। हमारा ये अच्छी बात है कि हमारे MEA ने स्टेटमेंट दी कि हमारे इलाके में कोई डैमेज नहीं हुई है। आई विश ऐसा हो, लेकिन खाली हम अपने इलाके से ऑपरेट नहीं कर सकते ना। अब चबाहार पोर्ट इज अ बिग कॉम्प्लेक्स, so there will be so many detached things which will ensure कि हमारे वाला जो टर्मिनल है वो भी चलता रहे। सो अभी जब स्थिति ज्यादा क्लियर होगी तभी पता चलेगा इसके बारे में। मुझे ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा इस समय MEA को कि वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट डाइवर्शंस, भले ही वो लंबे हो, भले ही वो दूर के हो, बट अब हमको कोई ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढने पड़ेंगे, आइदर वाया द मेडिटेरेनियन गोइंग टू रशिया और वाया द नॉर्दर्न रूट्स, व्लादिवोस्टोक। हालांकि बहुत लंबा रूट हो जाएगा हमारे लिए, बट कुछ तो हमें वहां पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव द एरियल रूट। Aerial route is the only option for sustaining whatever trade we are doing with Afghanistan and Central Asian republics, जहाँ पे अमेरिका ने अपनी पूरी डीप जिसको बोलते हैं ना पैंट बना ली है। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज में वहाँ अभी करीबन 3 हफ्ता पहले रशिया में था मैं, और मैंने वहाँ देखा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे रशिया से खींच रही है। अब रशिया के ऊपर डबल वहमी होगी, उधर से यूक्रेन का प्रेशर और बाकी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का प्रेशर, इधर से अगर सेंट्रल एशिया जैसे कजाकिस्तान वगैरह हैं, ये लोग तो टोटली बिक गए हैं यूएस के साथ। पूरा का पूरा उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया है रेयर अर्थ और इस तरह की सप्लाईज का। सो इस समय रशिया की अगर प्रॉब्लम होती, इंडिया को भी उतनी प्रॉब्लम। सर, जो आपने इंडिया की प्रॉब्लम की बात करी, उसमें मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये टर्म सुना था, मेरे ख्याल से यूएस ने बॉम्ब किया था कोई हॉस्पिटल या स्कूल, कोलेटरल डैमेज। तो ये आप कोलेटरल डैमेज आया था उसके अंदर। मेरे डोनाल्ड रम्सफेल्ड की स्टेटमेंट थी या किसकी थी, एंड आई वाज यंग दैट टाइम, वाज थिंकिंग क्या बच्चे मार दिए और उसको आप ऐसे जस्टिफाई कर रहे हो कि ये तो भैया हो गया, छोटी मोटी बात है जो भारत में नेता कहते हैं। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सर आपको लग रहा है कोलेटरल डैमेज है भारत, या आपको लग रहा है कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया की जो भी उस रीजन में है? क्योंकि अफगानिस्तान की जब आपने बात की रूट की, अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। र्यूमर्स ये हैं पाकिस्तान के माइंड में, उनका टीवी चैनल तो बोलता ही है कि भारत अफगानिस्तान को सप्लाई कर रहा है। तो डू यू फील देयर इज समथिंग मोर टू इट, या इट्स ओनली एन ईरान स्पेसिफिक टारगेट, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि रीजनल प्ले है इंक्लूडिंग स्क्वीजिंग आउट भारत फ्रॉम देयर एट बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान, या उनके अपने ही दिमाग में? मैं सेकंड थ्योरी पे आपके ज्यादा विश्वास रखता हूं। इसके लिए कारण ये है कि ये ग्रे जोन में आ जाता है। जैसे आपने बोला ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ये सीधे ग्रे जोन में आ गया, डिनाइबिलिटी रहेगी। तो अमेरिका ने एक ऐसा टारगेट चुना है ईरान का जिससे ईरान को तकलीफ हो, लेकिन साथ ही साथ
एक इंटरनेशनल प्रेशर बने, इंडिया एंड ईरान के ऊपर प्रेशर डाले, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ईरान के ऊपर प्रेशर डालें, रशिया इन सम फॉर्म पुट्स प्रेशर ऑन ईरान कि भाई रिजॉल्व द डिस्प्यूट अर्लियर, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो है ही है, ये भी एक खतरा हो सकता है। मैं कहूंगा ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का एक ऑल्टरनेटिव हार्मूज अमेरिका बना रहा है, यानी कि अगर ये जो शिपिंग लेन बंद हो गई तो ईरान के ऊपर डबल प्रेशर पड़ेगा। देखिए ईरान को अगर अपनी चीजें ले जानी है तो ये एक रास्ता था, चाबहार पोर्ट एक रास्ता था, हालांकि इसको ब्लॉक कर रखा है, बट फिर भी अगर उसका पोर्ट ही अगर आप डिस्ट्रॉय कर दो, इट्स लाइक यूक्रेन में अगर हम उड़ीसा पोर्ट डिस्ट्रॉय कर देता है रशिया, यूक्रेन गया, हॉर्मुज वैसे ही बंद कर रखा है अमेरिका ने, जहां से वो अपना माल ले जा सकता था, अपना ऑयल एंड गैस ले जा सकता था। अब ये अगर बंद कर दिया तो ले दे के उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा, यानी ईरान की चोकिंग, इंटरनेशनल प्रेशर थ्रू इंडिया, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सो दैट ईरान कम्स ऑन द ग्राउंड एंड सेज कि ठीक है भाई, हमें एमओयू करने को तैयार है, और जो एक दो इश्यूज आपको अच्छे नहीं लग रहे थे, वी विल ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व। सो इट्स ऑल द गेम ऑफ पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता है। और कॉल्बी की जो कल की स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर मेरा बड़ा डिटेल्ड एक यूट्यूब प्रोग्राम हुआ था गुरुज में, आप देखिए उसमें एक एक चीज को मैंने उधेड़ उधेड़ के बताया कि हर चीज का मतलब क्या था उसका। वो बोलता है कि भाई आप डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस जो है अमेरिका से अच्छा कोई है ही नहीं, आपको मजबूरी में भी हमारे पास ही आना होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो उसमें क्या बोलता है, आप अमेरिका का कोई भी जो डिफेंस इक्विपमेंट है ग्रांट मत समझिए, ब्लेसिंग मत समझिए, ये हम अपना दिल खोल के तुमको दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं तुमको दें, अदरवाइज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी आर द बेस्ट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो इस तरह का अगर उसका एटीट्यूड है तो ये चबहार पोर्ट क्या है उसके लिए, हार्डली एनीथिंग। उसे क्या फर्क पड़ता है इंडिया का ए नुकसान हो, बी नुकसान हो, जब वो यही बोल। आप देखिए तेजस है, सबसे ज्यादा धक्का हमें लगा है तेजस, फिर उसके बाद धक्का लगा है एमका में। हमारा एयर फ्लीट बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि एकदम इस समय इतना इतना कम हो गया है कि वी हैव अ मेजर चैलेंज। जो चीज 2018 में कंप्लीट होनी थी, 19 में कंप्लीट होनी थी, आज 2026 हो गई यार, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद तेजस मार्क 1। कितने महीने में एक दो तो जी इंजन दे रहा है, पता नहीं वो भी दे रहा है, वो भी बंद कर दिया मेरे ख्याल से। लास्ट आई saw the report was about 6 engines had been delivered. So this is not the rate at which we can sustain a war in the future. We have to find some way out, otherwise, and unfortunately हमारा जो फ्रेम बना है तेजस मार्क 1 का वो G414 के, कोई दूसरा इंजन लगाएंगे, फ्रेम और सारी एरोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ बदलना पड़ेगा। सर यही तो वहां पे बेसिकली यूएस का ट्रैप होता है कि आपको आगे एक बार आप अंदर घुस जाओ, उसके बाद इट क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशन। दैट इज व्हाई पीपल आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, पर वो भी आसान नहीं है यूएस के हेजेमनी के अंदर डाइवर्सिफाई करने के। आपको बेटर पता होगा क्या क्या प्रेशर्स आते हैं वंस वन ट्राइज टू डाइवर्सिफाई, इंक्लूडिंग यूएस के केस में तो वो रिजीम चेंज में भी लग जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी वो कर रहा है अभी, हाँ कोशिश कर रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश खत्म नहीं हुई है भारत में रिजीम चेंज करने की। वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ एक्शन लेता रहता है। अभी कौन पकड़ा गया नेपाल के बॉर्डर पे, कहां से, थाईलैंड से घुसा वो, श्रीलंका, इंडिया का तो वीजा अमेरिकन के लिए इतना इजी है कि बिना वीजे के आने का मतलब ही आप गंद मचाने आए हो। इट इज सो इजी टू गेट फॉर इंडिया अमेरिकन इंडियन वीजा, लेट्स बी रियल अबाउट इट। इसमें कोई ऐसा मुश्किल वीजा तो है नहीं। And look at this fellow, he also had a Chinese passport. So what do you make of this guy? That means he's a typical CIA person, because CIA agents have all these different passports so that they can run through various, and they might be fake also. You don't know, but the fact is that they operate like this. So तभी जो
ये जो आपने बात की बॉर्डर्स को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसी पे आना चाहूंगा, क्योंकि एक तो बॉर्डर्स के इंटरनल थ्रेट्स के लिए FCRA लॉ के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं और टाइटन हो रहा है कि फंडिंग ना आ पाए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर मोटिवेटेड विद डायरेक्ट कैश। दूसरा एस्पेक्ट ये है बॉर्डर का कि होम मिनिस्टर रिपीटेडली जाई जा रहे हैं, अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, 2/3 मेजोरिटी हो रही है, बहुत पॉलिटिकल चेंजेस की बातें हो रही हैं, बट इवन एट दैट टाइम ही इज इन बंगाल। सो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्मार्ट बॉर्डर्स की, स्ट्रेंथन करने की सिक्योरिटी ग्रिड। यहाँ पे अभी ये बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह आर्मी को, BSF को, लोकल पुलिस को, बिकॉज असम बंगाल दोनों पुलिस है, कोऑर्डिनेशन करना है। सो एंड लुक ईस्ट प्लान है, ईस्टर्न फ्रंट का खतरे का प्लान है। तो ये इतना फोकस है, क्या आपको लग रहा है कि क्या अब यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं दैट द गवर्नमेंट्स more focus in news seems to be on the eastern front than typically Pakistan, etc. देखिए गवर्नमेंट या वाई गवर्नमेंट, मैं बोलूंगा इंडिया। इंडिया इस समय साउथ एशिया के रीजन में एक मेजर कंपटीटर है चाइना का। ये टेकन फॉर ग्रांटेड होना चाहिए, वी शुड अज्यूम, एंड इन दिस इट इज फर्दर प्रेशराइजिंग इंडिया, इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है बाई co-opting our two major neighbors. In fact, three, I would say: Pakistan, Nepal, and Bangladesh. And it is also putting some pressure on Bhutan. With all these three countries, whether it is Nepal, whether it is Pakistan, or whether it is क्या बोलते हैं बांग्लादेश, सबके साथ हमारे कुछ न कुछ अड़ंगे पड़े हुए हैं। तीस्ता, गंगा वाटर शेयरिंग, तो लैंड रूट से भी हमको प्रेशर पड़वा रहा है वो वाया बांग्लादेश। दूसरा जो है मैरीटाइम में मोगला पोर्ट, वहां का उसने डेवलपमेंट ले लिया है। अब हमारे लिए जो कालादान प्रोजेक्ट वगैरह हम जो बना रहे थे वो खटाई में ही पड़ा हुआ है। हम एक कोशिश कर रहे थे कि एक थ्रू बांग्लादेश रूट बनाए अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो गैप हो गया। रिवर प्रोजेक्ट था वो उसका कोई नामो निशान नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बांग्लादेश को सरवाइव करने के लिए भारत की उतनी ही जरूरत है जितना आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन वो समझता है कि चाइना से एक पाइपलाइन बनेगी जिसमें से ऑक्सीजन आएगा और हमारे बांग्लादेश के सारे लोग जो हैं उसको सूंघ सूंघ के जिंदा रहेंगे। वक्त आने पे उसको पता चलेगा। लेकिन इस तरह की स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? भारत ने कई सारे नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अभी ठीक कर लिए, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, और भी जो भूटान तो रहता ही है हमारे साथ, अफगानिस्तान के साथ एक अच्छे नेबरहुड की तैयारी कर रहे थे, म्यांमार के साथ भी हमारे रिश्ते अब सुधर रहे हैं, काफी सुधर रहे हैं। सो एक तरह से हम लोग धीरे धीरे चुपचाप लेकिन अपनी रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये जो सो कॉल्ड थ्री मस्केटियर्स हैं, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ऊपर से पाकिस्तान ने बोला है कि भाई अगला जो अटैक होगा वो ईस्टर्न फ्लैंक से होगा। देखिए कभी भी पाकिस्तान की बात पर फुल भरोसा मत करिए, ये एक डाइवर्शन भी हो सकता है कि हम लोग सारा फोकस ईस्ट पे कर दें और फिर वो वेस्ट से कुछ ऐसी हरकत कर दे जो कि बियॉन्ड टॉलरेंस हो। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। पाकिस्तान आफ्टर ऑल देखिए वो फौजी है वहां पे, मैं फौजी, हम लोगों का सोचने का तरीका सिविलियंस की तरह नहीं होता है। हम उस चीज पे विश्वास करते हैं जिसपे कि मैक्सिमम सरप्राइज, मिनिमम सेल्फ डैमेज एंड मैक्सिमम आउटपुट, ये तीन चीजें हमारी हमेशा दिमाग में घुसी रहती हैं। तो अगर मैं कोई प्लान बना रहा हूं, और मैं आपको बताऊं, मैं यूएन में एक ऐसे जगह पे था जहां पे जो हमारा जो सो कॉल्ड रीजनल कमांडर था वो पाकिस्तानी था। अच्छा। जब वो ब्रिगेडियर साहब थे, वो जब वो बात करता था तो मुझे लगता था यार ये तो मैं ही बोल रहा हूं। आप समझ रहे हैं? या मेरा कोई कमांडर बोल रहा है, बिकॉज द वे वी थिंक। एंड इन एडिशन टू दैट जो हमारे जो स्टॉक है ना, जिसको बोलते हैं ऑफिसर्स कार्डर की जो स्टॉक है, बाई एंड लार्ज ये आती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ज्यादा,
उत्तराखंड, राजस्थान, उसकी तरफ कहाँ से आती है? 55% लाहौर से आती है, मतलब पंजाब से आती है। इक्के दुक्के ऊपर नीचे से होते हैं। सो ये जो सोच है ना, ये दोनों की एक जैसी है। अब स्मार्टनेस उसकी होती है कि जो ये जाने कि ये वो भी मेरी तरह सोच रहा है, इसलिए मैं किस तरह से दूसरी तरह से सोचूं ताकि मैं सरप्राइज ना हूं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि आप डिफेंसिव में हैं। अगर आप ऑफेंसिव में तब नहीं चैलेंज है। Then you can think of options which that fellow might not see. So I can tell you option like, have you ruled out anything along the eastern maritime coast? Vizag में अटैक, उड़ीसा में अटैक, Why are we going only to Bangladesh? देखिए ये सारी चीजें अगर एक नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस नहीं समझ रहा है, then I think we are in a bit of a problem. So एक मिलिट्री कमांडर को तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए. सर एक We should मिलिट्री में we should not think that only Amit Shah will be able to think of all these things. भाई देखिए वो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन एक मिलिट्री लीडर का काम होता है पूरे अपने इलाके को इस तरह से असेस करना. तो मेरा जहां तक ये मानना है कि आर नेवल मैरीटाइम फोर्स हैज टू बिकम स्ट्रॉन्ग सो दैट आर मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है हमारी सिक्योर रहे, एक मुंबई ना हो जाए ईस्टर्न फ्लैंक. सर एक मुंबई के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि बांग्लादेश पे एक पॉलिटिकल जहाँ पे भी स्ट्रेस है कि पाकिस्तान नोज कि अब वो टेरर करता है तो हमारी पॉलिसी है कि टेरर के ऊपर वी टेक इट एज अ एक्ट ऑफ वॉर. पर अगर माइंडसेट तो जिहादियों का बांग्लादेश में भी सेम ही है. अगर बांग्लादेश से टेरर करवाता है तो फिर इट इज डिफिकल्ट टू मेक द केस कि ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश जो एक सॉवरेन नेशन है उसके थ्रू टेरर करवाया है. तो उसके लिए कम से कम इंटरनेशनल जगह पे बहुत प्लॉजिबिलिटी होती है. और भारत बांग्लादेश में टेरर अटैक करता है तो वो एक अलग पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि बांग्लादेशी कि हमें भारत मारने आ गया. सो अ टेरर अटैक कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश भी अपने यूनिक अगर कोशिश करता है तो अपने यूनिक चैलेंजेस लेके आएगा इन द सेंस ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स टू इट. तो I don't think दैट I don't think so. I don't think so. देखिए चाहे वो पाकिस्तान हो, पॉलिसी क्या कहती है? An act of terror from across the borders will be considered as an act of war. ये बड़ी क्लियरली प्रधानमंत्री जी ने बोला है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने. तो अगर ये प्रूव होता है कि बांग्लादेश का जमाते इस्लामी या हिजबुल मुजाहिद उनके जो AQIS बांग्लादेश वगैरह कई सारे ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जो वहां पे एक्टिव हैं, उधर से हमला आया है, तो वी आर वेरी मच विद इन आवर राइट्स टू स्ट्राइक एट देयर बेसिस, राइट? क्योंकि अब हमने तो पॉलिसी बना ली ना भाई. मिलिट्री बेसिस क्यों बनाए हमने 3 वहां पे? आलू छीलने के लिए तो नहीं बनाए ना वहां पे. तो हम लोग वी आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑन दोज लाइन दैट सी वी डोंट वांट वॉर, वी बिलीव इन पीस. हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे जो मिलिट्री लीडर्स हैं, एवरीबॉडी थिंक्स in a manner that we will not be the ones to instigate war, but it will also not be that we will exercise restraint. अब हम restraint नहीं exercise करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें ये लगता है एक escalatory response हमारा होगा, equivalent response नहीं होगा. It will be a one step escalatory. That means अगर आपने हमारे को डैमेज 100 वाटेज की है तो हम आपको डैमेज 200 वाटेज करेंगे और उसके बाद बोलेंगे भी हमारी जस्टिस हैज बीन टेकन, वी हैव टेकन आवर जस्टिस, आप इसको और आगे मत बढ़ाइए, बढ़ाएंगे तो फिर ठोकेंगे, राइट? सर इसमें so मैं ये ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बता रहे हो दैट प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट इज नॉट टारगेटेड एट पाकिस्तान, इट जस्ट इज अ एक्ट ऑफ टेरर. बट द मिनट इफ बांग्लादेश डज इट एंड आप उसके डीप स्ट्राइक करते हो तो एक तरह से वहां पे तो लोकल पॉपुलेशन पे वो यही बेचेगा बांग्लादेश के जी को भारत हमला कर रहा है. तो वो आप दोबारा लाइव टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन में नहीं जा रहे हो. दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन और इज इट नॉट अ कॉम्प्लिकेशन? बिकॉज पाकिस्तान से टेरर आता है तो डायरेक्ट पाकिस्तान को ठोक रहे हो. यहाँ पे अगर वाया आता है तो हाउ डू यू सी दैट कॉम्प्लिकेशन सर? देखिए अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. ये रियल कहानी है.
मैं जब ब्रिगेडियर था तो हमारी एक फ्लैग मीटिंग हुई, हमारी और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब की, हम दोनों आमने सामने थे। तो उस ब्रिगेडियर ने हमको बोला कि भाई आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं इस टेरर अटैक के लिए, आपकी ब्रिगेड के इलाके में हुआ है, क्योंकि ये टेररिस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हम इनको कोई सपोर्ट देते हैं, ये लोग अपने आप इन्फिल्ट्रेट करके जाते हैं और आपके अगर कोई गलत काम करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू JNK, और वो सारी कहानी सुनाने लग गया। तो मैंने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया उसको। मैंने कहा, कुछ नाम था ब्रिगेडियर, अब नाम भूल गया हूं मैं। मैंने उनको यही कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से चाहे कोई आतंकी आए, चाहे आप आए, चाहे आपका सिपाही आए, मेरे लिए वो दुश्मन है, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में खड़ा हूं। मेरे लिए आदेश है शूट एट साइट। यू आर डीलिंग विथ अ मिलिट्री, नॉट विथ पुलिस फोर्स। तो आप कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें, अगर आपके बंदे मर रहे हैं तो उनकी गलती है, क्यों आए वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके। अनलेस आप सफेद झंडा जो ड्रिल होती है, सफेद झंडा ये वो सब लगा के, वो अलग चीज है। जैसे उस दिन फ्लैग मीटिंग कर रहे थे तो प्रॉपर इट वाज अ जैसे आप करते हैं फ्लैग मीटिंग, एवरीथिंग, वेपन्स वगैरह नहीं होते हैं, वेपन्स पीछे डिप्लॉयड होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल सिचुएशन में रात के समय, दिन के समय, ढलती रात, उगता दिन, जिस किसी भी कंडीशन में आप आएंगे तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। बोलते नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते। मैं कहूंगा क्योंकि आप मेरे लिए दुश्मन है। अगर दोस्त होते तो आज तक हम ये रिजॉल्व कर लिए होते। एक इंटरनेशनल बाउंड्री जहां हमें मुजफ्फराबाद में होनी चाहिए थी वहां होती, बॉर्डर वहां होना चाहिए था। तो इनके केस में रावलाकोट में होना चाहिए था बॉर्डर, है ना? हाँ नहीं आपने वही काम किया जो गॉडफादर मूवी में वो डॉन किलियानी कहता है कि अगर आई एम अ वेरी सुपरस्टिशियस मैन, अगर मेरे बेटे का प्लेन क्रैश होता है, फ्लड में मरता है, अर्थक्वेक आता है, तो मैं ये बोलूंगा किसी का हाथ है, बिकॉज आई डोंट बिलीव गॉड इज सो अगेंस्ट मी, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो सर अब मैं इसमें अंतिम पार्ट में आना चाहूंगा थोड़ा बलूचिस्तान में, क्योंकि वहां पे बहुत देर से लड़ाई चल रही है। BLA कह रहा है कि हमने 45 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मार दिए हैं मस्तुम कॉन्वॉय अटैक में। कभी वो कॉन्वॉय को अटैक कर रहे हैं, कभी ट्रेन को कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं ब्रिजेस को वो JCB से तोड़ने की सिचुएशन में पहुंच गए हैं, नॉट के जो गुरिल्ला वॉरफेयर। तो सर क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की या पाकिस्तानी आर्मी की रिट इज नो लॉन्गर रनिंग, एंड क्या वो अब इफेक्टिवली हाथ से निकल चुका है? वो अलग बात है, बलोच की भी इतनी संख्या नहीं है, कितना बड़ा लैंड मास कैसे कंट्रोल करेंगे, आई डोंट नो। 4-6% पॉपुलेशन, 44% लैंड मास, कंट्रोलिंग इज डिफिकल्ट। बट पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो गया क्या सर? उस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं या उसके करीब है? मेरा जो असेसमेंट है बेस्ड ऑन जो एक्टिविटीज वहां हो रही हैं, दो नई चीजें ऐड हुई हैं इसमें। एक तो पहले जो अनरिटन अलायंस थी बिटवीन बलूचिस्तान BLA और TTP में, वो फॉर्मल हो गई है। वो दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने अटैक। ऐसा नहीं कि वो अपने चला हुआ ये अपने चला हुआ, नहीं, बोथ आर कोऑर्डिनेटिंग देयर अटैक। उसका फर्क क्या होता है, एक सिनर्जी आ गई है आतंक क्या बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स की, चाहे वो बलूचिस्तान के हों चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के। उससे क्या है कि प्रेशर ऑन द पाकिस्तान आर्मी हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। दूसरी चीज है, पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारे लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जवानों को खास तौर पे, टू फाइट अगेंस्ट देयर ओन ब्रदर्स। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है, बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है वो बहुत पुरानी है। TTP तो फिर भी एक नया फैक्टर है, लेकिन जो बलूचिस्तान है, ये मैं कहूंगा आपको कि सिंस पार्टीशन चल रहा है, उगता जगता, डॉर्मेंट, कभी डॉर्मेंट हो गया है, कभी एक्टिव हो गया है, बट किसी न किसी रूप में जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है वो एक्टिव रही है। तो इनका जो हेट्रेड है ना,
पाकिस्तान और पाकिस्तान मिलिट्री से वो इतनी गहरी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आई डोंट नो वेदर आपने कभी किसी बलूचिस्तान के लोगों से मिले हो कभी। अगर आप मिलोगे इनसे ना, तो मैं बता रहा हूँ, ये जहर उगलते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, जहर उगलते हैं इतना ज्यादा। मैं यूएस में, अगेन पर्सनल स्टोरी पे आ जाऊंगा, मैं एक यूएस में एक 18 महीने का एक स्टडी प्रोग्राम कर रहा था वहां पे, पोस्ट ग्रेजुएशन का, टेररिज्म के ऊपर। तो मुझे एक वहां पे एक मिले, सज्जन मिले, जो कि बलूचिस्तान का था, यंग था, ही वॉज नॉट एन ओल्ड चैप। ओल्ड चैप में मान सकता हूँ कि वो अफेक्टेड था पार्टीशन के टाइम पे। ये यंग 25 और 26 ईयर ओल्ड स्कॉलर, आई आस्क्ड हिम कि तुम कहाँ के हो, तो ही सेड मैं बलूचिस्तान का। मैं कहा, बलूचिस्तान में कहाँ? थी, गेव मी द नेम ऑफ द विलेज वगैरह ये वो। तो मैंने बोला कि आप लोगों की डिमांड क्या है? व्हाट्स योर डिमांड? ही सेड इंडिपेंडेंस। हमें पाकिस्तानियों से एक रत्ती भर भी प्यार मोहब्बत नहीं है। फजलुर रहमान ने क्या स्टेटमेंट दी? बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल गया है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट आ रही हैं, तो वी कैन सेफली अज्यूम अगर कोई पहला टुकड़ा पाकिस्तान से निकलेगा ब्रेड का, टोस्ट का, तो वो बलूचिस्तान होगा। भले ही इसके लिए वो भारत को ब्लेम करें या किसी को ब्लेम करें, वो सब डिफ्लेक्शन की एक तरीका होता है कि भाई हमारी पब्लिक नाराज होगी तो ब्लेम समबडी, ब्लेम अफगानिस्तान, ब्लेम इंडिया, इंडिया इज सपोर्टिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज सपोर्टिंग बलूचिस्तान एंड दिस टीटीपी। लेकिन एक कॉशन की जरूरत यहाँ जरूर है हम लोगों के लिए। देखिए, जब जफर ट्रेन का जो हमला हुआ था, उसी के तुरंत बाद जो है पहलगाम हुआ था, और ये उसके बाद की सबसे बड़ा हमला है। एक कॉन्वाई के ऊपर 45 लोगों का जान जाना, ये उसके बाद का एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है। तो अब इंडिया को कॉशियस रहना है कि हमला हमारे ऊपर कोई बड़ा हो सकता है। तो इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, और मैं जब भी ये बोलता हूँ ना, मेरी ज़बान बहुत कड़वी काली है, जब भी मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ हो जाता है। आप एक मेरा बहुत पुराना वीडियो उठा के देखेंगे, ये बात मैंने कही थी पहलगाम के पहले, 1 महीना पहले मैंने पॉडकास्ट किया था, उसके बाद श्योर ना पहलगाम हो गया। सर, ये ज़बान काली क्या, ये तो एक सेंस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है व्हेन यू सी इवेंट्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अरे नहीं, आई हैव समथिंग इन मी, दे कॉल इट एज, क्या बोलते हैं ना, कि मैं कोई भविष्यवाणी वाला बंदा नहीं हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रशियन स्कॉलर था, उसके साथ वो मुझे रेड स्क्वायर घुमा रहा था। तो रेड स्क्वायर घुमाते घुमाते बातचीत करते करते मुझे लगा यार इसका और मेरा कोई बहुत डीप कनेक्शन है। और यंगस्टर था भाई, 22 साल की उम्र थी उसकी। तो मैंने बोला वर यू बोर्न इन जनवरी? He said, yes, sir. Did you say January? I said, yes. I said January. Yes, you are right. I was born in January. Then I asked, is your date of birth 22nd January? He said, yes, sir. My date of birth is 22nd January. And he showed me his identity card. Now, this kind of intuition मेरे अंदर है। अब मैं ये उसको बढ़ाई करूं या जो कुछ भी करूं, मुझे आभास हो जाता है। मुझे आवाज हो सकता है, इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज, बट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग यू, इट वाज माय डेटा। 22 January night, I saw in that fellow lot of similarity between my way of behaving at that age when I was of 22-year-old, that I realized that yeah, this guy is January born, most likely 22nd January, कसब वाला है इधर उधर का, all those. I just related it, and it happened to be true. So, and happened to be true to the T. Means there was not even 1% of deviation from what I predicted. There is a witness to this particular fact. I don't know whether you know her, Manjeet Kriplani. She heads the Gateway House economic think tank in Mumbai. So me and Manjeet worked together, and this fellow was taking other. So the Manjeet was totally flawed. What I'm trying to say is that with Pakistan, we have to be careful, and we should
I've got a pattern made of Pakistan's attacks. It never repeats an attack. It never repeats an attack. Major attack. I'm not talking of chota mota. The major attacks are never repeated. So in that sense, sir, you believe कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है इंडिया के लिए दोबारा ये बहुत अब sensitive time आ गया है that it will try to do Yes. some misadventure Yes. and India Yes. needs to be on guard. Absolutely, because मैं वो वर्ड नहीं यूज करूंगा, किसी की दुम अगर टेढ़ी है ना तो सीधी नहीं हो सकती है, चाहे आप उसको जितना भी कुत्ते को कुत्ता बोलो, आप इतना क्यों संकोच कर रहे हो? मैं बोल देता हूँ ठीक है। अब मेरी पोजीशन ये है कि इस समय मैं एक सेन आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, जनरल की तरह बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर जनरल की तरह बात कर रहा होता तो मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया होता, बट वैसे बता रहा हूँ कि उसका जो अगला अटैक होगा अलग होगा, डिफरेंट जगह पे होगा, और उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, और मोड भी अलग होगा, ये भी बता दूं। जी सर, मोड भी अलग होगा। जी सर, बिकॉज आई होप आतंकियों के दिमाग की कोई सीमा नहीं होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस थिंक इन अ जैकेट। हमको ना पढ़ा के को बना देते हैं, क्या ड्रिल्ड सिक्योरिटी फोर्स बना देते हैं, बिकॉज वी आर सपोज टू डू व्हाट इज टोल्ड। द थिंकिंग कैप इज टू बी विद द ऑफिसर्स, बट हमको कितनी ट्रेनिंग दे देते हैं कि हम भी, हमारे जो थिंकिंग कैप का जो दायरा है वो उतना ही रह जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे विल ट्राई वन सच अटैक एंड वी विल नॉट गेट टू नो अबाउट इट, राइट? सो मैं तो अपने आप को इसी थॉट में रखता हूं कि अगला अटैक कैसे होगा, एंड इनवायरेबली मैं बता भी देता हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म वगैरह पे कि most likely the next attack may be on a naval establishment. तो इनका आपको लग रहा है उस दिशा में ये जो पैरामीटर्स हैं वो करेंगे। लेट्स होप सर। देखिए उनके नेवल बेस पे अटैक, कौन सा नाम, मेहरान, उसमें अटैक हुआ था। उनके दिमाग में ये मतलब घुसा हुआ है, भले ही भारत ने नहीं किया, बट ये लगता है कि भाई भारत ने करवाया होगा। सो वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू द वे दे थिंक एंड आउटस्मार्ट देयर थिंकिंग। तो ये बहुत जरूरी है एक भारत को अपने आप को सिक्योर करने के लिए। आई एम हैप्पी दैट एट द मिनिस्टेरियल लेवल पीपल आर नाउ टेकिंग नोट ऑफ इट। अमित शाह अगर 4 बार गए हैं तो उनको जरूर हम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्यूरो की और बाकी रॉ वगैरह इन लोगों की इंटेलिजेंस इनके पास ज्यादा होगी हमसे। हम लोग तो ऑसेंट से अपना ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से अपना एक असेसमेंट करते हैं, एक हंच पे करते हैं, एक इंट्यूशन पे करते हैं। जब तक सिस्टम में रहते हैं हमको इंटेलिजेंस मिलती है, बट वो भी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा डिटेल्स में नहीं होती कि वी कैन रियली प्रेडिक्ट व्हाट दे आर गोइंग टू डू। सो इन माय ओपिनियन there is a synergy between political leadership, military leadership and the national security के जो बाकी जो apparatus हैं जिनको ये coordinate कर रहे हैं अमित शाह जी वहाँ पर। But you must realize कि बांग्लादेश border में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ fencing नहीं लग सकती है। Even if you want to do it, you can't. So you have to find different means, technological means उन इलाकों को cover करने के लिए, from space से लेकर के जमीन तक, and if need be under the land also. Sir, very important note of caution जो आपने लेआउट किया कि बलूचिस्तान के बाद इंडिया पे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, knowing Pakistan's mindset and for covering the importance of thinking out of the box. Thank you sir for covering all this as usual and giving all the possibilities, permutations and India's response, including from Iran to Afghanistan, to what you are saying. I hope everybody is taking very serious note of it. Thank you so much sir for your time. Thank you. Jai Hind. Jai Hind sir.